यदि ऐसा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार पंचगव्य चिकित्सा जानने वाले गविसिद्धों को यदि ग्राम वैद्य की उपाधि प्रदान कर दे और इन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति यदि मिल जाए, तो मुझे लगता है अधिक से अधिक 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार का जो हेल्थ बजट है वो 1/4 हो सकता है। और भारत सरकार यदि कर दे ये काम तो पूरा का पूरा हेल्थ बजट बच सकता है। इसका एक सरल उदाहरण मैं बताता हूं। एक उदाहरण से गविसिद्ध समझते हैं, जो गविसिद्ध नहीं है उनके लिए एक सरल उदाहरण। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पर गविसिद्धों ने काम नहीं किया और पूर्ण सफलता ना मिली हो, और इसके प्रमाण प्रतिवर्ष गविसिद्ध अंक में प्रकाशित किए जाते हैं। एक गविसिद्ध को बनाने में हमें 1 वर्ष लगता है और मात्र 36,000 रुपये खर्च होते हैं। मात्र 36,000 रुपया खर्च और 1 साल का समय में जो व्यक्ति तैयार हो रहा है चिकित्सा शास्त्र के लिए, वो कैंसर की सफल चिकित्सा कर रहा है, प्रमेह की सफल चिकित्सा कर रहा है, थैलेसीमिया की सफल चिकित्सा कर रहा है, सिकल सेल की सफल चिकित्सा कर रहा है, और जितने भी नई बीमारियां आ रही है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बनाने का खर्च भी नहीं आ रहा है। आज इतनी सारी बीमारियों पर हम गविसिद्धों ने काम किया है, हमारे पास कौन सा बड़ा रिसर्च सेंटर है? और यही कारण है कि पूरे भारत में 8,000 गविसिद्धों को तैयार करने में सरकार की एक फूटी कौड़ी नहीं लगी है। और यहीं पर मैं दूसरा उदाहरण रख सकता हूं कि जब सरकार किसी एक बच्चे को जब BA MS कराती है तो सरकार के करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और सरकार किसी बच्चे से अगर MBBS कराती है तो उस पर 1 शून्य और लगा दो, इतना खर्च होता है। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं। एक BAMS कॉलेज बनाने में कम से कम 10 करोड़ से अधिक का लागत आता है। और यही कारण है कि निजी क्षेत्र के लोग इसमें नहीं आते। कहीं न कहीं सरकार का अनुदान, सहयोग और उसकी भूमिका के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। फिर औषधियों के परीक्षण के लिए जो लैब बनते हैं, 100 करोड़ से कम में कोई लैब ही नहीं बन सकता। इतना बड़ा आयुर्वेद जिसको धन्वंतरी जी के बाद ऋषि आत्रेय और उनकी पूरी परंपरा महर्षि वाग्भट तक ने जो काम किया, इनके पास कौन सी लेबोरेटरी थी? तकलीफ देखो यहीं पर है कि जो मॉडर्न साइंस अधूरा है, जो केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल अधूरा है, उस अधूरे साइंस के ऊपर आप गाय के दूध की परीक्षण करना चाहते हो। जिस मॉडर्न लेबोरेटरी के पास गाय के गोमूत्र को समझने की ताकत नहीं है, उस लेबोरेटरी से आप प्रमाण पत्र मांगते हो कि गोमूत्र का प्रमाण पत्र दे दो जी। दुनिया की कोई ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जो गाय के क्षीर, गौमूत्र और गोमय का सही परीक्षण कर सके। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं शास्त्र के आधार पर ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। हमारे यहाँ चेन्नई में भारत का एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी है जहाँ ड्रग्स का एनालिसिस होता है। वहाँ के कुछ वैज्ञानिक हमारे मित्र हैं जिनसे मिलके बीच बीच में कभी कुछ काम हम करते रहते हैं। एक बार मैंने एक परीक्षण करने के लिए सोचा। गौमूत्र को लिया और उसमें आधी मात्रा में घृत कुमारी का रस मिलाया। दूसरा सैंपल हमने तैयार किया, गैया का मूत्र लिया और उसमें घृत कुमारी के रस को मिलाकर 7 दिन तक सूर्य के ताप में पकाया। और तीसरा एक सैंपल लिया, इसमें गैया के मूत्र को वाष्प बनाया, घृत कुमारी के रस का वाष्प बनाया
और दोनों के वाष्प के मॉलिक्यूल्स में बम्बार्डमेंट करा करके, अब वो सब अपनी देशी विधि है, ऋषियों का दिया हुआ, बड़े लेबोरेटरी नहीं लगते, और उस रस को परीक्षण करने के लिए दिया और वैज्ञानिकों से निवेदन किया कि भाई ये मुझे ड्रग्स कहीं पास नहीं कराना है, केवल समझ के लिए है, आप ईमानदारी से इसका केमिकल एनालिसिस कर दो। आज भी मेरे पास रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने लिख करके दिया है कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी लिस्ट में ही नहीं है। सम इनविजिबल but presence elements are there, it is not in the list of chemistry। आपकी केमिस्ट्री में गाय के गव्यों के एलिमेंट की पूरी जानकारी ही नहीं है, और फिर आप डिमांड करते हो कि हमारे लेबोरेटरी में आकर के गैया के दूध की टेस्ट करा लो। पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों को कहता हूं कि गैया के गव्यों में जो तत्व हैं इस पर काम करो, नए नए तत्व मिलेंगे और हो सकता है आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाए। हमें नहीं लेना नोबेल प्राइज, लेकिन काम करके तो देखो। हमारे शरीर में उन्हीं तत्वों की परीक्षण और जांच की क्रिया मॉडर्न मेडिकल साइंस कर सकता है जो दृष्टिगोचर है। लेकिन अभी हमने समझा हमारा शरीर 70% तो दृष्टि ओझल है, दृष्टिगोचर है ही नहीं। दृष्टिगोचर शरीर तो मात्र मूल शरीर का 30% हिस्सा है। तो यदि कोई विकार उस 70% दृष्टि ओझल शरीर में होता है, जिसकी समझ नहीं है आपके पास, फिर चिकित्सा कैसे कर लोगे? और इसका सारा विज्ञान पंचगव्य चिकित्सा में जोड़ा है। और यही कारण है कि जाने अनजाने में जो आप काम कर रहे हैं वह मूल आयुर्वेद का मूल हिस्सा है। तो वनस्पतियों का दोहन है ना, किसी भी फैक्ट्री को यदि पुनर्नवा घनवटी बनाने की जरूरत पड़ती है या पुनर्नवा गूगल अगर बनाने की जरूरत पड़ती है, आयुर्वेद में गूगल बनता है, तो पुनर्नवा का गूगल यदि किसी फैक्ट्री के पास डिमांड आया तो क्या करेगा? एक टेंडर निकालेगा कि हमको पुनर्नवा इतना चाहिए। अब वो पुनर्नवा कितना परिपक्व है, किस ऋतु का है, किस जल में उगा हुआ है, किस मिट्टी का उगा हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपने पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में पढ़ा है कि किस वनस्पति की आयु कितनी है और वह अपनी किस अवस्था में औषधीय गुण को प्रबल करता है। ये सारा विज्ञान हटा दिया गया, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं? अपनी गाय के माध्यम से पुनर्नवा का रस ले रहे हैं, सीधे नहीं ले रहे हैं। हमारी गैया गोचर भूमि में पुनर्नवा चरती है, पचाती है, और उसका स्वयं अपने शरीर में फिल्ट्रेशंस करके कसाय रस रूपी पुनर्नवा प्रदान करती है, जो आपके लिए मूल औषधि है। गाय और उसका पूरा वंश, इस पृथ्वी पर ब्रह्मा ने जो अवतरित किया इस गौवंश को, इसके मूल में विकेंद्रीकरण का विज्ञान ही है। गाय सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत साधन है, विकेंद्रित साधन है। और देखो, जब तक आयुर्वेद विकेंद्रित रूप में रहा तब तक इस देश में लोग बीमार नहीं पड़े। और जैसे ही आयुर्वेद का केंद्रीकरण शुरू हुआ, आयुर्वेद में माफिया भरने लग गए, वैसे वैसे आयुर्वेद का पतन शुरू हुआ। और मैं समझता हूं जो आज आयुर्वेद दिखता है ये बिल्कुल पतन के कागार पर खड़ा है, जिसको कोई नहीं बचा सकता। आप देश का कितना बड़ा बजट इसमें लगा दो, इसका उद्धार नहीं हो सकता। ये बजट से उद्धार नहीं होगा, गौवंश को अपनाने से इसका उद्धार होगा। क्योंकि आयुर्वेद स्वयं कह रहे हैं गौमूत्रे धनवंतरी। अभी मॉडर्न आयुर्वेद में मैं देख रहा हूं डॉक्टर धनवंतरी जी के खोज में फिर रहे हैं। जो हमारे शास्त्रों में गौमूत्रे धनवंतरी, उनको गौमूत्र से ही परहेज है, यानी धनवंतरी से परहेज है।
और पता नहीं किस धन्वंतरी की खोज में भटक रहे। जो आयुर्वेद धन्वंतरी के पास है और धन्वंतरी कहाँ है, गौमूत्र के पास है, उससे दुर्गंध आती है आपको, उद्धार कैसे हो सकता है? इसलिए जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है और जैसे आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न आयुर्वेद का कभी भी उद्धार हो सकता है। जिस तरह से एलोपैथी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार इतना गर्म है, कुछ ऐसा ही बाजार गर्म हो सकता है, निवारण नहीं हो सकता। निवारण तो मूल आयुर्वेद करेगा, और मूल आयुर्वेद ग्राम्य वैद्यों के पास है आज भी। सरकारों को चाहिए कि ग्राम्य वैद्यों की पहचान करें। और जिस प्रकार से धन्वंतरी, ऋषि आत्रेय और उसके बाद पूरी ऋषि परंपरा में महर्षि वाग्भट तक जिस प्रकार से आयुर्वेद फलित हुआ हमारे देश में, ऋषि परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली परंपराओं में, मूल आयुर्वेद का ज्ञान तो ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही परिपक्व होगा, मेडिकल कॉलेजों में नहीं हो सकता। मूल आयुर्वेद को स्थापित करने का एक ही मार्ग हमें दिखता है, गाय का शरण लेना और इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुकुलीय व्यवस्था में भारत में पुनः स्थापित करना। और इसे देखो, कई चीजें सदती है। गाय के शरण में हम चले जाते हैं तो मात्र चिकित्सा का विषय नहीं है। गाय से ज्यादा अर्थ पैसा कहीं भी नहीं है। कल भी मैंने एक उदाहरण रखा था कि आज भारत में 4 करोड़ भारतीय गौवंश हैं। जो शुद्ध भारतीय गौवंश हैं उनकी संख्या 4 करोड़ है। सरकार कहती है 14 करोड़ है। ये आंकड़े झूठे हैं, क्योंकि ये आंकड़े केवल गौवंश के नहीं है। गौवंश की तरह दिखने वाली सुअर से संकरित जीव, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन और क्रॉस और भैंस सबको मिला करके है। सबको गौवंश नहीं कह सकते। हमारे देश में अभी लगभग 100 गौवंश की मूल प्रजातियां बची हुई है। 240 से 50 प्रजातियों को हमने आजादी के 70 सालों में खोया है। तो ये जो 100 प्रजातियां बची हुई है, ये प्रजातियां गौवंश है। और इनके मूत्र के बारे में आयुर्वेद ने कहा है, गौमूत्रे धन्वंतरी, गौ में बसती लक्ष्मी, क्षीरम सर्व औषधि सारम। ये जो मूल आयुर्वेद की जो पुनर्स्थापना है, वो इसी माध्यम से हो सकता है। और देर सबेर समय लग सकता है। हमारे देश की सरकारों को इस विषय पर चेतना पड़ेगा। यदि मूल आयुर्वेद की पुनर्स्थापना इस भारत में करनी है, तो इस विषय पर अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद ही सही, लेकिन सरकार को चिंतन करना पड़ेगा। और जो एक केंद्रित चिकित्सा का जो प्रकल्प चल रहा है, इसका सेंट्रलाइजेशन जो चल रहा है, इससे हटना पड़ेगा। या इसका एक दूसरा विकल्प है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हो गया है पूरे देश में मॉडर्न आयुर्वेद को लेकर, इसको खत्म तो नहीं कर सकते। हाँ, ये निर्यात के लिए हो सकता है। निर्यात के लिए इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं हम। और भारत की जो चिकित्सा है, यहां की जो चिकित्सा है, इसके लिए ग्राम वैद्यों की स्थापना कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे गविसिद्ध हैं, ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे और ये परिपक्व होंगे। देखो, एक और उदाहरण रखता हूं, परिपक्वता क्यों होगी गविसिद्धों की। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है तो अधिक से अधिक 5.5 साल बस। और आपके पास 1 साल की पढ़ाई, दूसरे साल का अप्रेंटिस, तीसरे साल का अप्रेंटिस, चौथे साल का अप्रेंटिस। और अप्रेंटिस तो बंद नहीं होता आपका कभी। अप्रेंटिस मतलब अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्यादा अनुभव रखने वाले गविशोद्धों के साथ या अपने गुरुओं के साथ चिकित्सा पर काम करना।
उनके साथ समझ बना करके काम करना। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये एक नेटवर्क जो हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की है कि कोई भी गविसिद्ध जो है उसका जो अपने गुरु के साथ जो अभ्यास क्रम है वो सब दिन चलता रहेगा। तो इसमें 5.5 साल का जो कोर्स है छोटा पड़ता है, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में ज़्यादा कुछ थ्योरी है नहीं। जो मूल आयुर्वेद है वो कहाँ है? कल रखा है कि मूल आयुर्वेद आज भी लोक संस्कृति में बसता है। मूल आयुर्वेद कहाँ बसता है? गांव की मिट्टी में बसता है। मूल आयुर्वेद कहाँ बसता है? गांव के जल, अग्नि, वायु और आकाश में बैठ है। मूल आयुर्वेद कहाँ है? लोक गीतों में है। मूल आयुर्वेद कहाँ है? परंपराओं में है। मूल आयुर्वेद कहाँ है? हमारी दिनचर्या में है। मूल आयुर्वेद हमारे संस्कारों में है, जिसके साथ हम जीते हैं। अलग से कोई अध्याय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चिकित्सा और विशेषकर आयुर्वेद आधारित चिकित्सा जो है वो अभ्यास का विषय है। बहुत ज़्यादा सूत्र और समीकरण रटने का विषय नहीं है। तो अभ्यासी और अभ्यासी बनो और गौ माता से निवेदन करो, हम सभी मिलकर निवेदन करें कि सरकार की बुद्धि जल्दी जग जाए और वह ग्राम वैद्यों की ताकत को और कम से कम खर्चे में रोग के निवारण की विधा को समझ ले और जन कल्याण के लिए कुछ ऐसा हितकारी कार्य कर दे।